सुप्रभात 11th क्लास। बेटे हमने पहला लेसन नमक का दरोगा पढ़ा। इसके प्रश्न हम देखेंगे। कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? हमें इस कहानी में वंशीधर का पात्र सबसे अधिक प्रभावित करता है क्योंकि वह ईमानदार, शिक्षित और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है। उसके पिता उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं, घर की दयनीय हालत के बारे में बताते हैं, परंतु वह इन सब के विपरीत ईमानदारी का व्यवहार करता है। वह स्वाभिमानी भी है। अदालत में उसके खिलाफ कितना भी गलत फैसला लिया गया, परंतु उसने अपने स्वाभिमान को नहीं खोया। उसकी नौकरी छीन ली गई और कहानी के अंत में उसे अपनी ईमानदारी का फल भी मिला। पंडित लोपीदीन ने उसे अपनी सारी जायदाद का आजीवन स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। भ्रष्ट सेठ पंडित लोपीदीन को भी वंशीधर की चारित्रिक दृढ़ता के सामने झुकना पड़ा। फिर है आपका नमक का दरोगा। कहानी में पंडित लोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू यानी पक्ष उभर कर सामने आते हैं? पहला तो भ्रष्ट व्यक्तित्व कि पंडित लोपीदीन के चरित्र का एक पक्ष बिल्कुल आदर के योग्य नहीं है। वह भ्रष्ट कार्य करता है और धन कमाने के लिए धन का ही दुरुपयोग करता है, यानी धन से रिश्वत देता है। नीचे से ऊपर तक सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रिश्वत की दलदल में फंसाकर वह समाज में अपना झूठा सम्मानित पद बनाए हुए है। कहानी के आरंभ में और मध्य तक उसे समाज का एक चालाक और छली कह सकते हैं, कपटी भी कह सकते हैं, व्यक्तित्व वाला दिखाया गया है। इसके इस भ्रष्ट चरित्र की प्रशंसा नहीं की जा सकती। दूसरा पक्ष एक थोड़ा सा उज्जवल पक्ष भी है उसका, जिसे हम प्रशंसनीय कह सकते हैं, यानी जिसकी प्रशंसा की जा सकती है। कहानी के अंत में यानी कहानी के शुरुआत में और मध्य तक तो उनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं दिखाया गया। कहानी के अंत में उसका थोड़ा सा अच्छा पक्ष दिखाया गया है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति जब ईमानदार वंशीधर के द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर भी उसे हर तरफ से कुचलने में नाकाम रहता है और उसे नौकरी से निकलवा देता है, तो क्या है, उसका झूठा अहंकार इसे समाप्त हो जाता है और वंशीधर का वह आदर करने लगता है और उसे सम्मान पूर्वक अपनी सारी संपत्ति का स्थायी प्रबंधक नियुक्त कर देता है। पंडित लोपीदीन के व्यक्तित्व की यह एक थोड़ी सी प्रशंसा के योग्य बात है। आज हम 3 ही प्रश्न करेंगे। 6 प्रश्न है टोटल इसमें। तीसरा प्रश्न देखेंगे बच्चे। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं, इसलिए निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। पहला है वृद्ध मुंशी। वृद्ध मुंशी का चरित्र समाज की उस सच्चाई को उजागर करता है जिसमें वृद्ध माता पिता अपने जीवन मूल्यों से वंचित हैं। वे स्वयं भी भ्रष्ट आचरण करते हैं और बच्चों को भी ऐसी शिक्षा देते हैं, और तो और उन्हें रिश्वतखोरी या ऊपरी आमदनी करने की सलाह देते हैं। अर्थात ऐसे परिवार एक अच्छे समाज की नींव नहीं बन सकते। वृद्ध मुंशी भी वंशीधर को यानी अपने बेटे को सलाह देते हैं कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, यही मेरी जन्म भर की कमाई है। वे अपने बेटे की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर पीठ थपथपाने की बजाय उन्हें शब्दों से कोसते हैं और क्या कहते हैं, इस वंशीधर को पढ़ाना लिखाना सब बेकार गया। मैंने तो इसे इसलिए पढ़ाया था कि जैसे तैसे कमाकर हमारा घर भरे, लेकिन यह निकला अक्ल का दुश्मन। दूसरा है वकील। वकील समाज की एक ऐसी सच्चाई है जो न्याय की
जीत पर खुश होने की बजाय अपने मुवक्किल की जीत पर खुश होते हैं, चाहे न्याय का गला ही क्यों ना दबाना पड़े। न्याय की इससे बड़ी पराजय नहीं हो सकती है। इसका उदाहरण आप दे सकते हैं, जब इन्होंने कहा, वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। उन्हें भ्रष्ट सेठ अलोपीदीन के धन का गुलाम बना दिया गया था। फैसला ईमानदारी के पक्ष में होने की बजाय भ्रष्टाचारी के पक्ष में हुआ। वकीलों का एक ही लक्ष्य होता है, कानूनी या गैर कानूनी काम की परवाह किए बिना किसी तरह धन लूटना। तीसरा है शहर की भीड़। शहर की भीड़ समाज की वह सच्चाई है जो संवेदनहीनता का पर्याय है। यह केवल एक तमाशबीन की तरह दृश्य को देखना चाहते हैं। किसी के दुख से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। किसी के दुख में भी तमाशे जैसा मजा लेते हैं। विशेष रूप से नए नए कार्यों को देखते हुए उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, जबकि वे स्वयं भ्रष्ट आचरण में लिप्त होते हैं। फिर भी किसी भ्रष्टाचारी की अगर कलई खुलती है तो उस पर खुलकर टीका टिप्पणी करते हैं। उदाहरण आप इसका दे सकते हैं, जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में शायद आंखें इतनी व्यग्र नहीं होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद ना था। यानी ये उदाहरण आप लेसन में से इसमें दे सकते हैं। चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं। निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इससे इसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसलिए इसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। अब इसमें देखेंगे यह किसकी उक्ति है, यानी किसने कहा है। यह वंशीधर के पिता बूढ़े पिता की उक्ति है, यानी वंशीधर के बूढ़े पिता ने ऐसा कहा है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा है? क्योंकि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है, जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद पूर्णिमा के दूसरे दिन से ही घटना आरंभ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वेतन भी मास में एक बार मिलता है और घटते घटते शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? नहीं, मैं एक पिता के इस वक्तव्य से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब एक पिता ही इस तरह की सोच का वक्तव्य देगा तो पुत्र की मानसिकता को दो तरह से प्रभावित करेगा। पहला तो हो सकता है कि उसे अपने पिता की इस मानसिकता से ग्लानि हो और वह विद्रोही बन जाए। दूसरा हो सकता है कि वह ऊपरी आय प्राप्त करे परंतु ग्लानि के साथ। तो यानी दोनों तरह से वो ग्लानि का ही अनुभव करेगा। 2 प्रश्न रह गए हैं, वो हम कल करेंगे। तो आज पहले 4 प्रश्न बच्चे याद कर लेंगे।